नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, ये मेरी उम्मीद है आपसे। तो दोस्तों, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस संकट के भरे समय में, इस मुसीबत के समय में, यानी कि आप घर में दुबक कर मत रहना, तनाव मत लेना दिमाग पर बिल्कुल भी। आराम से घर पे रहो, खुश रहो, अच्छा खाओ, नहाओ, समय पे उठो। लेकिन जरूर मैं आपको ये याद दिला देता हूँ कि इस पढ़ाई के टाइम टेबल को भी अपने दैनिक जीवन में, दिनचर्या में जोड़ लेना। कहीं ऐसा सोचकर न बैठ जाना कि अभी तो कोरोना चल रहा है, भर्तियां सभी गई। भर्तियां गई नहीं है, कुछ समय के लिए स्थित है। करे भी क्या सरकार, और है भी क्या उनके पास, कैसे करवा दी इस मुसीबत के समय भर्ती। तो आपको पता है, जो ही हम इस कोरोना से अगर हम विजय प्राप्त कर लेंगे, इसके ऊपर जीत जाएंगे, तो तुरंत ही हमारे सामने अनेक भर्तियां हैं, वो कतार में लग जाएंगी। तब हमारे मन में द्वंद्व उत्पन्न हो जाएगा कि मैं किस तरफ जाऊं, एसआई की तरफ जाऊं कि पटवारी की तरफ जाऊं कि रिट की तरफ जाऊं, क्या मैं एसएससी जीडी की तरफ जाऊं। तो वो द्वंद्व आपको विचलित कर देगा, वो द्वंद्व आपको तनाव में ला देगा। तो मैं अभी आपसे इस चैनल के माध्यम से आग्रह करता हूं कि आप जहां पर भी हैं वही रहकर एक लक्ष्य बना लीजिए। चाहे एसएससी जीडी का बना लीजिए, चाहे पटवार का बना लीजिए, चाहे रिट का बना लीजिए, चाहे कुछ भी हो, आपको उसको यानी कि अच्छे से नींव को मजबूत रखना है। ये सोचकर घबरा मत जाना, बाधाएं देखकर डर मत जाना, कहीं हथियारों को छोड़ मत देना, कहीं उस हथियारों पे जंग आ जाए। तो दोस्तों, ऐसा कदापि नहीं करना आपको। तो निरंतर अपनी पढ़ाई में जुड़िए और इस चैनल के माध्यम से मैं आपके हिंदी के पूरे सिलेबस को कंप्लीट करवाने की पूरी मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि यहाँ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं रोज के आपको 30 मिनट या 25 मिनट जैसा भी होगा अच्छी और आपको सामग्री प्रस्तुत कराऊंगा। बेफिजूल की बातें आपको नहीं करवाई जाएंगी, आपको वो चीजें करवाई जाएंगी जो आपके एग्जाम में अहमियत रखती हैं। तो दोस्तों, देर न करते हुए आइए टॉपिक को शुरू करते हैं। जहां से कल हमने छोड़ा था उसी से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। यदि अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर जरूर करिए, ताकि आपके साथियों, आपके मित्रों को भी इस कक्षा का लाभ मिल सके। तो दोस्तों, कल जो हम चर्चा कर रहे थे क्रिया के ऊपर, तो चर्चा कर लेते हैं कि क्रिया है वो क्या है। क्रिया शब्द वो क्रिया धातु से बना है, सभी को पता है। क्रिया का शाब्दिक अर्थ होता है करना, करवाना, यानी आदि हम पढ़ चुके हैं। क्रियाएं हैं वो हिंदी में चलती हैं, धातुएं हैं वो संस्कृत में चलती हैं। दूसरी बात कल एक बात हुई कि क्रिया जो शब्द है वो विकारी शब्द है। कैसा शब्द है? विकारी शब्द है। ठीक है, हम शब्दों का वर्गीकरण प्रयोग के आधार पे करते हैं दो प्रकार से। एक तो करते हैं विकारी और एक करते हैं अविकारी। और विकारी शब्दों में हम संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण को पढ़ते हैं। तो दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि विकारी क्यों है। क्योंकि क्रिया के ऊपर लिंग के आधार पे परिवर्तन होता है, क्रिया के अंदर काल के आधार पे परिवर्तन होता है और वचन के आधार पे परिवर्तन होता है, और इन तीनों का प्रभाव या विकार इनमें होता है। इसीलिए क्रिया शब्द है वो विकारी शब्द की श्रेणी में आता है। दोस्तों, बात करें कि क्रिया पर कभी भी कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है, क्रिया के ऊपर कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे अगर कोई लड़का है, लड़का पढ़ता है, तो उसके लिए पढ़ता क्रिया आई, वो पढ़ता क्रिया है ना, वो पुल्लिंग के लिए हुई। जैसे लड़की पढ़ती है तो पढ़ती है वो लिंग की, तो लिंग परिवर्तन हो रहा है। काल के आधार पे जैसे बच्चा जा रहा है, बच्चा जाएगा, बच्चा जाता था तो जाता था तो भूतकाल, जाएगा भविष्य काल, जा रहा है वर्तमान काल, तो काल का प्रभाव भी पड़ता है। ठीक है, जैसे बच्चे पढ़ते हैं
बच्चा पढ़ता है, पढ़ते पढ़ता, ये किसका उत्तर है? वचन का। किसका? वचन का। तो आपको ही दिमाग में बात बिठा देनी है कि क्रिया है वो विकारी शब्द है। क्रिया में लिंग, काल और वचन के आधार पे परिवर्तन होता है, लेकिन कारक के आधार पे परिवर्तन नहीं होता है। और जहां पर यानी कि चाहे तो लिंग एक पे हो तो भी विकारी में आएगा, लेकिन इनमें से किसी का प्रभाव नहीं पड़ता कि शब्द निर्माण की प्रक्रिया में ये चार चीजें ध्यान में रखना। तो लिंग, काल, वचन और कारक। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। ये छोटी सी बात मैंने आपको बताई। तो देखिए, कल हमने पढ़ी थी व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर क्रिया, और व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर क्रिया में पहले हमने पढ़ी थी सामान्य क्रिया। कौन सी क्रिया? सामान्य क्रिया। और सामान्य क्रिया को हमने नाम दिया था साधारण क्रिया। कौन सी क्रिया? साधारण क्रिया। ये बात आप जान चुके हैं कि वाक्य में किसी क्रिया का स्वतंत्र रूप से प्रयोग होना साधारण या सामान्य क्रिया कहलाती है। तो दोस्तों, आपकी ये बात ध्यान में होगी कि धातु के अंत में जब प्रत्यय जोड़कर विशेषता ना प्रत्यय जोड़ा जाता है, और उसे हम कौन सी क्रिया कहते हैं? सामान्य क्रिया कहते हैं। कल हमने बात की थी, जैसे कि मैंने बात की थी, पढ़ना, दौड़ना, चलना, हंसना, दुहना, है ना, ये सभी जो क्रियाएं होंगी वो कौन सी क्रियाएं होंगी? ये क्रियाएं सामान्य क्रियाएं होंगी। फिर हमने इससे बात एक और जुड़ी थी, यदि किसी वाक्य के प्रारंभ में इन्हीं क्रियाओं का प्रयोग कर दिया जाता है तो वो सामान्य क्रिया न होकर के तो वो क्या कहलाती है? वो संज्ञार्थक क्रिया बन जाती है। क्या बन जाती है? संज्ञार्थक क्रिया बन जाती है। इंपॉर्टेंट बिंदु रहेगा ये। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, यदि पढ़ना, दौड़ना, टहलना, उछलना, ये अगर सामान्य रूप में आपको पूछा जाता है तो ये साधारण क्रियाएं हैं। लेकिन वाक्य के प्रारंभ में या वाक्य के मध्य में, प्रारंभ में या मध्य में अगर ये शब्द, ये संज्ञा शब्द, ये क्रिया शब्द आ जाते हैं तो वो संज्ञार्थक क्रिया का बोध कराती है। जैसे मैंने कहा था, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो टहलना से क्रिया प्रारंभ हुई है, तो ये टहलना या प्रक्रिया नहीं है, ये संज्ञार्थक है। क्या ये? संज्ञार्थक है, ये साधारण क्रिया नहीं है। जैसे वाक्य में दोनों, पढ़ना अच्छी आदत है, तो पढ़ना से वाक्य शुरू हुआ। पढ़ना जो क्रिया अकेले आएगी तो सामान्य में आएगी, लेकिन वाक्य के अंदर प्रारंभ में आकर ये संज्ञार्थक क्रिया बने जाती है। ये बात हमने कल के वीडियो में की थी। अगर आपने नहीं देखा तो इस कक्षा में आप इसे देख सकते हैं। फिर उसके बाद हमने दूसरी जो क्रिया पढ़ी थी उसकी हम बात कर लेते हैं। वो पढ़ी थी हमने संयुक्त क्रिया। कौन सी क्रिया? संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या होती है? तो कई बुकों में लिखा होता है कि वाक्य का ऐसा रूप जिसमें दो या दो से अधिक क्रियाएं हो उसे संयुक्त क्रियाएं कहते हैं, लेकिन ये व्याकरणिक दृष्टि से गलत है। क्या है? गलत। लेकिन क्या होनी चाहिए? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न अर्थ वाली होनी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए? भिन्न भिन्न अर्थ वाली क्रियाएं जब किसी वाक्य में आ जाती हैं और वाक्य की मुख्य क्रिया के अर्थ में स्पष्टता या पूर्णता लाती हैं, उसे हम कौन सी क्रिया कहेंगे? संयुक्त क्रिया कहेंगे। कौन सी क्रिया कहेंगे? संयुक्त। जैसे बच्चा पढ़ने लगा, बच्चा पढ़ने लगा। यहाँ पे बच्चा है वो करता है, पढ़ना क्रिया है, प्लस लगना क्रिया है, और यहाँ पर पढ़ना क्रिया है ना वो मुख्य क्रिया कहलाएगी। कौन सी क्रिया कहलाएगी? मुख्य क्रिया। और लगना है ना वो सहायक क्रिया कहलाएगी। क्या क्रिया कहलाएगी? सहायक क्रिया। ठीक है। जैसे कि हमने कल बात की थी कि मोर नाच उठा, तो नाचना क्या है?
क्रिया है, प्लस उठना क्या है, क्रिया है। लेकिन सामान्य उठना नहीं है, ये जो विशेष अर्थ में है उत्तेजित होना और रंग में रंगना। और जब ऐसी बात आती है उसे हम कहते हैं रंजक क्रिया, यानी कि एक सहायक, एक संयुक्त क्रिया के साथ में एक सहायक क्रिया और एक रंजक क्रिया दोनों भी आ सकती है। ये बात हम इसमें पढ़ रहे थे, ठीक है। आगे हम बात करेंगे आज 3 नंबर पे। जो 3 नंबर हमारी रहेगी उसकी हम बात करेंगे। 2 नंबर तो कौन सी थी, संयुक्त क्रिया, ठीक है, आप सभी को उसका पता है। अब देखो 3 नंबर आज हम पढ़ेंगे प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, तो देखो वाक्य का ऐसा रूप, वाक्य का ऐसा रूप जहां कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि कर्ता है ना वो स्वयं कार्य नहीं करेगा, ठीक है, कार्य किसी अन्य व्यक्ति से करवाएगा। किससे करवाएगा, किसी अन्य व्यक्ति से करवाएगा। वो प्रेरणा दे सकता है, उसको प्रेरित कर सकता है, उत्तेजित कर सकता है, मोटिवेट कर सकता है कार्य करने के लिए। तो जैसे कि बात करेंगे करता है ना वो सक्रिय न रह करके अस्क्रिय रहेगा। लेकिन देखिए जैसे बात कर लेते हैं, अब देखो पहला जो मैं क्रिया का जो शब्द लिखता हूँ वो है पढ़ना। पढ़ना जो क्रिया है ना वो जो शब्द लिखा आपको पता है कैसी क्रिया है, ये सामान्य क्रिया है। कौन सी क्रिया है, सामान्य क्रिया, ठीक है। और पढ़ना से मैंने बता दिया पढ़ाना, क्या बनाया, पढ़ाना। और इसी से बना दिया मैंने पढ़वाना, क्या बना दिया, पढ़वाना, ठीक है। यानी कि पढ़ना तो कैसी, सामान्य क्रिया, पढ़ाना कैसी है, प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। और पढ़वाना भी कैसी है, प्रेरणार्थक क्रिया है। अब ये एक वाक्य में दो दो प्रेरणार्थक कैसे हैं, तो जो पहले जो पढ़ाना यानी इसके अंदर कौन सा प्रत्यय, आना प्रत्यय है, और इसमें कौन सा वाना प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय, वाना प्रत्यय है, ठीक है। इसे बोलेंगे प्रथम प्रेरणार्थक और इसे बोलेंगे द्वितीय प्रेरणार्थक, ठीक है। इसे बोलेंगे प्रत्यक्ष प्रेरणार्थक और इसे बोलेंगे अप्रत्यक्ष प्रेरणार्थक, ठीक है। तो यानी कि पढ़ना से पढ़ाना और पढ़वाना। दूसरा जो मैं लिखता हूं लिखना, लिखाना और लिखवाना। सजना, सजाना और सजवाना, ठीक है। देखना, दिखाना और दिखवाना, ठीक है। अब देखिए पढ़ना से पढ़ाना, आना प्रत्यय, वाक्य का ऐसा रूप जिसमें आना और वाना प्रत्यय का प्रयोग हो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। और ध्यान रखना है आपको, अगर आना आ जाए ना, अगर आना प्रत्यय जुड़ेगा तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होगी और वाना प्रत्यय जुड़ा तो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होगी। और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया को अप्रत्यक्ष प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं।
और प्रत्येक प्रेरणार्थक क्रिया को प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया की संज्ञा देते हैं। और ये आएगी तो प्रेरणार्थक और दोनों क्रिया इसमें आएगी। जैसे हम बात करें उदाहरणों की चर्चा करें, पहली बात, दादी जी ने नौकर से बच्चों को दूध पिलवाया। अध्यापक ने छात्रों से पेड़ लगवाए। पिताजी ने बालक से घर का काम करवाया। ठीक है, तो पिताजी ने बालक से घर का काम करवाया, लगवाए, पिलवाया, तो कौन सी क्रिया होंगी? प्रेरणार्थक क्रियाओं में शामिल हो जाएगी। तो वाक्य का ऐसा रूप जिसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य व्यक्ति से कार्य करवाता है, उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया में शामिल करते हैं। ठीक है, यानी कि जब हम बात कर लेते हैं कि जहाँ पर हम बात करें इसे कि जैसे चढ़ना क्रिया है तो इसे हम लेकर चढ़ाना और उसी में चढ़वाना। ठीक है, अब चढ़ना है मुख्य क्रिया, चढ़ाना प्रेरणार्थक क्रिया। इसमें क्या होता है कि इसमें कर्ता प्रेरक के साथ में कार्य करता, प्रेरक होता है, कर्ता प्रेरक होता है, वो कार्य करता स्वयं। और चढ़वाना में क्या होता है, इसमें किसी तीसरे व्यक्ति से काम करवाता है, कह के दूसरी शिक्षा करवाता है, तो इसीलिए इसे प्रेरणार्थक क्रिया में शामिल करती है। उसके बाद हम बात करेंगे अगली जो क्रिया होगी वो होगी नंबर 4। क्या होगी? पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया में क्या होता है कि एक क्रिया के तुरंत बाद दूसरी क्रिया प्रारंभ करना। तो यानी कि वाक्य का ऐसा रूप, वाक्य का ऐसा रूप जिसमें वाक्य का स्वरूप जिसमें एक क्रिया के पूर्ण होने पर, एक क्रिया के पूर्ण होने पर दूसरी क्रिया प्रारंभ होना। कौन सी क्रिया कहलाएगी? पूर्वकालिक क्रिया। पूर्व के समय में एक क्रिया जब पूरी हो जाती है उसके तुरंत बाद दूसरी क्रिया प्रारंभ होना। जैसे बच्चा पढ़कर सो गया, जैसे बच्चा पढ़कर सो गया, वह पत्र लिखकर विद्यालय गया, वह दूध पीकर खेलने गया। यानी कि वाक्य के अंदर देखो, पढ़कर, लिखकर, पीकर, सोने की क्रिया देखो, पढ़ने के बाद सोने की क्रिया, लिखने के बाद में जाने की क्रिया, पीने के बाद में जाने की क्रिया हो रही है। और इसीलिए यहाँ पर कौन सी क्रिया हो जाएंगी? यानी कि पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। और पूर्वकालिक क्रिया में एक क्रिया पूर्ण होने के बाद दूसरी क्रिया जारी रहती है। ठीक है, दोनों ही बात आपको समझ में आ गई। और विशेषता क्या है? कर प्रत्यय का प्रयोग कर दिया जाए, करके या कर प्रत्यय, करके, कर या करके। ठीक है, कर या करके। विद्यालय की सफाई करके
हम घूमने गए। ठीक है, विद्यालय की सफाई करके हम घूमने गए। तो पहले सफाई की और फिर घूमने गए। तो वाक्य का ऐसा रूप जिसमें एक क्रिया के पूर्ण होने के तुरंत बाद दूसरी क्रिया जारी की जाती है, उसे हम पूर्वकालिक क्रिया की श्रेणी में रखते हैं। ये बात भी आपको समझ में आ गई। अगली हम बात करते हैं नंबर 5 नंबर है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया क्या होती है? नाम होते हैं कोई भी संज्ञा शब्द हो, कोई विशेषण हो, कोई सर्वनाम हो, उसी क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया कहते हैं। और नाम धातु में जैसे कि कोई भी संज्ञा, कोई भी सर्वनाम, कोई भी क्रिया और कोई भी विशेषण, धातु यानी क्रिया, वाक्य में मूल क्रिया न आकर के कोई संज्ञा शब्द, कोई सर्वनाम शब्द, कोई क्रिया कोई विशेषण शब्द जब क्रिया का काम करने लग जाता है, उसे हम नाम धातु क्रिया की श्रेणी में रखते हैं। जैसे उदाहरणों की बात कर लेते हैं। लज्जा जो शब्द है, लज्जा विशेषण है। क्या है? विशेषण। इसे बन गया लज्जित। क्या बन गया? लज्जित या लज्जियाना। क्या बन गया? लज्जियाना। क्या बन गया? लज्जियाना। जैसे हाथ शब्द है, क्या बन गया? हथियाना। क्या बन गया? हथियाना। खटखट शब्द है तो क्या बन गया? खटखटाना। क्या बन गया? खटखटाना। ठीक है। जैसे कि शब्द है में शब्द है, में तो में से मिमियाना। क्या बन गया? मिमियाना। जैसे शर्म शब्द है तो क्या बन गया? शर्माना। क्या बन गया? शर्माना। तो वाक्य का ऐसा रूप जिसमें मूल क्रिया न होकर के कोई भी संज्ञा शब्द, कोई सर्वनाम शब्द, कोई विशेषण शब्द जब किसका कार्य करे? क्रिया का काम करे, तो उसे हम नाम धातु क्रिया की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, अब इसमें समझ गए होंगे। गर्राना, गुरगुर से गुर्राना ना, गुर्राना। तो हकलाना, चिल्लाना, है ना, ये सभी क्रियाएं, हथियाना, खटखटाना, मिमियाना, शर्माना, ये जो सभी क्रियाएं हैं वो किस में आएंगी? नाम धातु क्रिया के अंदर आएंगी। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे की क्लास में हम और आपके लिए इसी टॉपिक के आगे हम जो कर्म के आधार पर क्रिया है उनकी चर्चा करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।